नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर यूपी की बात। इस शो में हम बात करते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। इस चर्चा में रोजाना की तरह मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं, जो हम बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज की पहली खबर है अखिलेश यादव के बयान से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नजूल भूमि बिल अमानवीय है, ये जनता के खिलाफ है और घरों को उजाड़ने वाला है, इसे वापस लिया जाए। उत्कर्ष, नजूल की जमीन होती क्या है? अखिलेश कौन से बिल की बात कर रहे हैं? और एक सवाल ये कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इसी से जुड़ी एक बात ये भी कि क्या सत्ता पक्ष के सभी विधायक इसके पक्ष में थे? देखिए वरुण, बिल्कुल सही और वाजिब सवाल आप पूछ रहे हो। और मुझे लगता है कि पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है या जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये कि जब विधानसभा और विधान परिषद, और कल ये स्टोरी हमने इसी वक्त करीब ब्रेक की थी 24 जी। घंटे पहले, तभी मैं कह रहा हूँ तब से लेकर अब तक ये बात लगातार एक ऐसा मामला बन गया है कि वो सत्ता पक्ष के लिए भी जवाब देना बहुत आसान हो नहीं रहा। अगर एक बिल में गड़बड़ थी तो फिर वो आया क्यों, और अगर आया एक सदन से पास हो गया तो दूसरे में रुका क्यों? तो क्या हड़बड़ी में से बिल्कुल लाया गया? क्या पहले लाया गया और उसके बाद ये नहीं सोचा गया था कि कितना विरोध होगा, और बिल्कुल लाने के बाद विरोध को देखकर जमीन पर उसके कानून बनने के बाद कोई विरोध ना हो और कानून वापस लेने जैसी कोई स्थिति ना बने, जैसा हमने कृषि कानूनों को लेकर देखा था, वो परिस्थिति ना उत्तर प्रदेश में बने, इसलिए उसको क्या आपने प्रवर समिति को भेजकर एक बैकडोर का रास्ता अपनाया। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने सबसे पहले पूछा उसको मैं क्लियर कर दूं, नजूल होता क्या है। दरअसल जी, दरअसल इस देश में जो जमीनें हैं, आजादी से पहले कई जमीनों के मालिकाना अलग अलग थे। कई सारे राजे रजवाड़ों के पास अपनी अपनी जमीनें थी। जब अंग्रेज इस देश से गए तो हुआ ये था कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान या 1947 से पहले उन तमाम जमीनों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश शासन उसको जमीन को अपने हिसाब से चलाता था। जब अंग्रेज चले गए तो उन जमीनों को वापस छोड़ दिया गया। तो ऐसी जमीनें जिनका मालिकाना, क्योंकि रियासत कल्चर भी खत्म हो गया, उसके बाद राजशाही तो बची नहीं, तो ऐसी जमीनें जो कि राजो रजवाड़ों के पास थी, अंग्रेज उसको हथिया चुके थे लेकिन उसके कागज मौजूद नहीं थे, तो उसको नजूल की संपत्ति कहा गया, जिसके कागज रियासतों के पास नहीं थे। वरना आज भी कई रियासतों के पास काफी बड़ी जमीनें हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में दे पाए, जो रिकॉर्ड में नहीं दे पाए, लेकिन सामान्य प्रचलित था कि रियासतों की जमीनें वो नजूल की कहलाई। नजूल की जमीनों के साथ होता यह है, अधिकतर जगहों पर जो उसका प्रयोग होता है कि नजूल की जमीनों पर लोगों को बसाया जाता है, सरकार उसमें लीज या पट्टे देती है। उसको कुछ एक मामलों में उत्तर प्रदेश में फ्री होल्ड बना लिया जाता है, यानी कि आप ऐसी भूमि को फ्री होल्ड, उसका स्टेटस चेंज कर दे तो क्रय कर सकते हैं। इस बिल में प्रावधान ये था कि सरकार फ्री होल्ड नहीं करेगी, और अगर सरकार नजूल की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसपे जो लैंड रिफॉर्म के एक्ट थे वो नहीं लागू होंगे। तो वो जो 4 गुना सर्किल रेट का मुआवजा देने वाली बात होती है, वो तमाम चीजें नहीं दिखेंगी। इसके अलावा एक बात और थी वरुण, वो ये थी, और जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज में सबसे ज्यादा नजूल की संपत्तियां हैं। और आप विरोध करने वाले, जो आपने एक सवाल और पूछा कि क्या सिर्फ विपक्षी विधायकों का विरोध था, मैं नाम लेना शुरू करता हूं। सबसे पहले विरोध किया हर्षवर्धन वाजपेयी, इलाहाबाद से विधायक। उसके बाद विरोध किया सिद्धार्थनाथ सिंह ने सदन में, वो इलाहाबाद से विधायक। पास की सीट है कुंडा, प्रतापगढ़ जिले के राजा भैया, जिनको हम रघुराज प्रताप सिंह के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने विरोध किया। फिर विधानसभा में नेता सदन है केशव प्रसाद मौर्य, वो भी उसी इलाहाबाद के इलाके से, पास की कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से आते हैं। इन तमाम नेताओं ने जब विरोध किया, और जब पहले दिन विधानसभा में संख्या बल के आधार पर, क्योंकि वहां नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहां सरकार किसी तरीके से बैक स्टेप नहीं लेना चाहती थी, वहां से पास करा दिया। लेकिन उसके बाद जब सरकार को लगा कि नहीं, अपने ही जो विधायक हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, और विधानसभा में इस विधेयक के पेश होने के बाद जब जमीन पर बहुत नेगेटिव रिएक्शन आए, तो ये सलाह मशवरा किया गया। जो सूत्र हमको बता रहे हैं वो ये कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधायक मिले, उन्होंने उस दिक्कतों को बताया, और दिक्कतों को बताने के बाद ये पूरा मामला ऐसा तय किया गया कि इसको अब सरकार ही प्रवर समिति में ले जाएगी। सत्ता पक्ष के ही विधायक ये मांग कर देंगे, ताकि अगर जनता के हिस्से की बात की जा रही है, इसका कोई मैसेज देना हो, तो वो भाजपा ही उसका एक तरीके से क्रेडिट ले सकेगी। देखिए, हमको जैसे ही लगा इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, हमने खुद इसको भेजा। इस मामले में अपडेट ये है, जैसा आपने कहा, अखिलेश यादव के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई समर्थक विधायक और समर्थित पार्टियों के नेता भी वरुण अब इस मामले में कह रहे हैं कि विधेयक जिस रूप में आया था उस रूप में इसको नहीं पास होना चाहिए, इसमें संशोधन होने चाहिए। जी,
अखिलेश यादव से जुड़ी एक और खबर है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। दरअसल सीएम योगी ने एक बयान दिया था जिस पर अखिलेश ने ये टिप्पणी की है। उत्कर्ष, अखिलेश ने क्या कहा है और सीएम योगी ने क्या कहा था? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लॉ एंड ऑर्डर के, और इसमें ना कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बयान देखे जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं उसमें बड़ी एक अजीब सी स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शब्दशः कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लड़ाई लड़ने आया हूँ। अब फिर ये बात चली कि लड़ाई किस बात की वो लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जो लड़ाई लड़ने आया हूँ वो अपराधियों के खिलाफ लड़ाई है, ये कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। अगर ये प्रतिष्ठा की लड़ाई होती तो मुझे मेरे मठ में, यानी कि वो गोरखपुर मठ का जो जिक्र कर रहे थे, गोरखनाथ पीठ का, वहां ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाती। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर भी एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीएम की प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई, और वो पिछले कुछ दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग सुर देखने को मिले, अलग अलग रार या अलग अलग गुट देखने को मिले, वो वापस उस ओर इशारा कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अखिलेश यादव इस तंज को या इस तरीके के सियासी वार को लगातार जारी रखेंगे जब तक कि उनको इसमें कोई सियासी फायदा दिखाई देना बंद ना हो जाए। वो लगातार इस बात को टैप कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, और इन हर एक बयानों के अर्थ सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में ना लेकर एक दूसरा छिपा हुआ अर्थ भी है, जो कम से कम वो अपने वोटरों, समर्थकों के बीच में रख रहे हैं। यहां पर भी उन्होंने कहा ना कि देखिए कि अगर दिल्ली का गुस्सा लखनऊ पर क्यों निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री, तो वापस ये बात आ जाती है कि वो केंद्रीय नेतृत्व और क्या राज्य की सरकार के बीच में क्या कुछ चीजें ठीक नहीं है, क्या कुछ चीजों की उठापटक है। वो इशारा इसी ओर था अखिलेश यादव का। बिल्कुल उत्कर्ष, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा बयान दिया। बरेलवी मौलाना ने ये कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। उत्कर्ष, मेरे दो सवाल हैं यहाँ। पहला ये कि मौलाना रजवी ने क्या कुछ कहा, और दूसरा ये कि ये जो पूरा मामला है वो आप जरूर दर्शकों को बताएं ताकि हम ये समझ पाएं, हमारे दर्शक ये समझ पाएं कि मामला आखिर है क्या। देखिए वरुण, जैसा पहला आपने कहा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, काफी सारी बातें तो आपने बता दी कि मौलाना ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष एक भी ईंट नहीं रख पाएगा, यानी वहां कोई निर्माण काम हिंदू पक्ष नहीं कर पाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से कही है वो ये कही है कि हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। यानी जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर, और जब हम पहले इसकी डेट पर बात कर रहे थे, 26 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी थी, फिर टली थी और फिर अब फैसला आया था, तो तब भी मैंने आपसे कहा था कि जो भी पक्ष संतुष्ट नहीं होगा वो ऊपरी अदालत पर जाएगा या फैसले को चैलेंज करेगा, वो भी उन्होंने कहा। दो बातें और जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम हिंदू पक्ष के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने एक चीज और कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस विषय पर एक मध्यस्थता का रोड मैप बनाना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसे विवादों में कई भड़काऊ कमेंट आते हैं। अगर ये ईंट वाले हिस्से को अलग कर दे तो बाकी जो कमेंट है वो इस तरीके से लगता है कि जैसे बातचीत की बात है। ईंट न रखने देने एक ऐसा बयान है जिसको जरूर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि वो चुनौती है, चुनौती रखने की कोशिश है। जहां तक इस मामले का सवाल है, तो दो मामले हैं वरुण। पहला तो पक्षकार हैं अलग अलग जिनके अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है वो पूरे का पूरा वो इलाका है जहां पर आज हम शाही मस्जिद देखते हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अभी जहां पर दर्शन होते हैं वो जन्मभूमि है, शाही मस्जिद उसके अगले हिस्से में बनी है। और जैसा कि ये अयोध्या जैसा मामला नहीं है कि एक मंदिर को तोड़कर वो बना हो, वहां पर पूजा होती चल रही है और बगल में ही मस्जिद है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि मूल जो परिसर है, हम सिर्फ एक केंद्र की नहीं परिसर की बात करते हैं, वो पूरा परिसर उस जन्मभूमि के इलाके से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ उस पर बात अगर कर ले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ ये कि मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दाखिल की थी कि इस मामले को सुना ही नहीं जा सकता। सबसे बड़ा कानून जिसका हवाला दिया गया था वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि साल 1992 के बाद, और ये बाबरी विध्वंस और बाबरी कांड के बाद ये पूरा कानून अमल में आया था, जिसमें कहा गया था कि उसके बाद किसी भी पूजा पाठ के स्थान को या किसी भी धार्मिक स्थान को लेकर उसके स्वामित्व को लेकर चुनौतियां नहीं दी जा सकती, जो यथावस्था में वो वैसे ही बना रहेगा। इसके अलावा कुछ और कानूनों का मुस्लिम पक्ष ने हवाला दिया और कहा था कि ये मामला सुना ही नहीं जाना चाहिए। यानी हिंदू पक्ष की जो अपील है, जिस अपील में बात हुई है कि उस पूरे इलाके का सर्वे करिए, क्या पता अयोध्या की तरह वहां से कोई हिंदू
देवी देवताओं के ऐसे कुछ स्मारक मिले, ऐसे कोई अवशेष मिले जिससे स्थापित होता हो कि वहां नीचे एक हिंदू स्ट्रक्चर था या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बनी कोई इमारत थी, मंदिर था, कोई ढांचा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने तक इस मामले को सुनने के बाद ये कहा कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या बाकी कानूनों से बाध्य नहीं होता, इस मामले को सुना जाएगा। अब 12 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष की कितनी बात को मानता है। खासतौर पर जो दावा है हिंदू पक्ष का सर्वे कराने को लेकर, वो कितनी बात मानी जाती है, या फिर सर्वे कराने से ज्यादा कोई और रास्ता अगर तब तक निकल कर आता है तो वो एक लीगल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो 12 अगस्त के आसपास लड़ाई टिकेगी, वरुण घोष बात को लेकर टिकेगी कि क्या, जैसा हमने बनारस के मामले में देखा, जैसा हमने अयोध्या के मामले में देखा, क्या मथुरा में वैसे कोई आदेश आता है जिसमें सर्वे बुनियाद बनेगा आगे की प्रक्रियाओं की। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी सरकार में अंजाम दिए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल तत्कालीन मंत्री और समाजवादी पार्टी के जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ में स्थित बेशकीमती जमीन को ईडी ने जब्त कर लिया है। उत्कर्ष, ये घोटाला कौन सा था और ये जो ईडी की कार्रवाई हुई है, ये क्या कार्रवाई है? पहले आपको ईडी की कार्रवाई के बारे में बताता हूँ। दरअसल ये जो जमीन है लखनऊ के बाहरी इलाके में है, जिसको हम कानपुर रोड या एयरपोर्ट रोड कहते हैं, उस इलाके में जमीन है। 10 साल पहले ईडी ने इस पूरी जमीन को, 40 बीघा ये जमीन है, उसको जब्त कर लिया था। ईडी को ये पता चला क्योंकि उस जब्त हुई जमीन पर ईडी ने उसको सिर्फ जब्त करके रखा था, वहां पर जैसा बोर्ड लगता है कि कोई निर्माण नहीं हो सकता, वो तमाम चीजें अपडेट की गई थी। हुआ ये था कि ईडी के अधिकारियों को ये पता चला कि वहां पर अवैध तरीके से कुछ लोग आकर बसने लगे हैं और जमीन पर अपना कब्जा है। तो वापस ईडी ने उस जमीन को, जिसको 10 साल पहले जब्त किया गया था, ये कोई नई कार्रवाई नहीं है, उसको वापस उस कब्जे से मुक्त कराया है। और इसीलिए आज वापस राजधानी लखनऊ में बुलडोजर देखने को मिला था। आप देखेंगे तो यहाँ पर वो तमाम जो बोर्ड गिरा हुआ है, इस बोर्ड को बाद में वहां पर स्थापित किया गया। जो थोड़ी देर पहले हम तस्वीर में एक गड्ढा देख रहे थे, ये जो बोर्ड है, ये ईडी का वो नोटिस बोर्ड है कि भाई ये जमीन उनकी है, ये एक नोटिस है भारत सरकार का, और इसके बाद कोई भी अतिक्रमण करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो तस्वीर में एक चीज और दिखी थी, वो दिखी थी कि कैसे वहां पर गड्ढा हो रहा है, कुछ मजदूर खड़े हैं, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं। और इस तस्वीर में जो चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर बाद में उस बोर्ड को स्थापित कर दिया गया था और इस पूरे जमीन को अधिग्रहण से छुड़ा लिया गया था। अब ये पता करने की कोशिश ईडी कर रही है कि क्या बाबू सिंह कुशवाहा या उनके जानने वाले लोगों ने जबरदस्ती या दोबारा इस जमीन पर कब्जा किया, या कोई और लोग थे जिन्होंने सरकारी जमीन देखकर या खाली जमीन देखकर इस पूरे मामले पर एक तरीके से अपना आरोप लगाया है। जहां तक एनआरएचएम की घोटाले की बात आप पूछ रहे हैं, एनआरएचएम घोटाला आपने जैसा शुरू में बताया, बसपा शासनकाल में हुआ एक स्वास्थ्य विभाग में हुआ घोटाला था, जिसमें फर्जी तरीके से जो तमाम चिकित्सा उपकरण होते हैं और चिकित्सा से जुड़ी चीज होती है, फर्जी बिल बनाए गए थे, उसके आधार पर सरकार से पैसे निकाले गए थे। 2 सीएमओ जिनकी हत्या हुई थी, ये बताया जाता है कि उन लोगों ने फर्जी बिलों पर साइन करने से मना कर दिया था, उसके बाद उनकी हत्या करवाई गई थी। इस मामले में कई लोगों के नाम सामने आए थे। डॉक्टर सचान का एक प्रसिद्ध मामला है, वो उस पूरे मामले में बड़ा कुख्यात था कि वो जेल गए और जेल में हत्या हो जाती है। तो उसके बाद इस मामले में कई सारी हत्याओं के बाद इसको सीबीआई को सौंपा गया था केस, और कई लोगों के नाम निकलकर सामने आए थे। बाबू सिंह कुशवाहा उस वक्त राज्य सरकार में मंत्री की भूमिका में थे और उनकी भूमिका भी, उनकी संलिप्तता भी इसमें पाई गई थी। तो 2 मामले हैं, एनआरएचएम मामला था, उसके बाद जो जांच हुई थी उसके बाद संपत्ति को जब्त किया गया था। 10 साल बाद इस संपत्ति को एक बार फिर कब्जे से छुड़ाया गया। ये कोई नई संपत्ति नहीं जो जब्त हुई होगा। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश की इस वक्त बड़ी खबर है उत्कर्ष, उसकी चर्चा करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में कर राजस्व में आय का अनुमान करीब 2,20,000 करोड़ रुपए था, लेकिन वास्तव में 1,74,000 करोड़ रुपए की आमदनी ही हुई। इसमें 21% की कमी दर्ज हुई है। उत्कर्ष, ये मामला क्या है? राज्य सरकार की जो कमाई है उसमें कमी आई है, थोड़ा आसान शब्दों में, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो उसे समझ पाए। देखिए, पिछले साल का जो बजट रखा गया था, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूँ, 2022-23 का, उसमें सरकार ने कहा था कि हमको उम्मीद है कि करीब करीब 6 लाख करोड़, जो एग्जैक्ट संख्या थी वो 5.90 लाख करोड़ थी, 6 लाख करोड़ रुपए इनकम सरकार के पास आएंगे। जब वो वित्तीय वर्ष खत्म हो गया 22-23 का और अब हम 23-24 में बैठे हैं, क्योंकि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है, उस पूरे वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद उसका ऑडिट हुआ, तो पता चला कि 4.85 लाख करोड़ यानी करीब 5 लाख करोड़ आया। 1 लाख करोड़ के आसपास का अंतर रहा, जो एग्जैक्टली आपने एंकर में बताया कि 1 लाख
जी। माफ कीजिएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपए कम हुए। सीएजी ने बोला है कि इसकी समीक्षा करिए, इस पे किसी घोटाले की बात नहीं आई है। इसको बहुत आसान शब्दों में समझे तो ऐसा समझिए कि सरकार ने सोचा था कि हमारे पास 100 रुपए आएंगे, सरकार के पास 80 रुपए पहुंचे, 20 रुपए की कमी हो गई। सीएजी ने बोला है कि 20 रुपए क्यों कम हुए, पहले इसकी समीक्षा हो जाए। जब समीक्षा हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि क्या किसी विभाग ने जो अपनी कर वसूलियां होती हैं या कोई चीज होती है वो कम किया, या फिर उस वित्तीय वर्ष में किसी टैक्स में कमी आ गई हो सकता है कि जब आपने बजट लाया आपने सोचा कि किसी मामले में, उदाहरण के तौर पर समझिए कि जीएसटी को बहुत सिंपल समझते हैं कि अगर 100 रुपए, अगर उत्तर प्रदेश में अधिकतर उत्पादों पर 20% जीएसटी है, जब ये बजट आया था सरकार ने सोचा 20% के हिसाब से 100 रुपए आएंगे। चलते साल में वो जीएसटी कम हो गई, उसका रेट 15% आ गया और सरकार को 80 रुपए ही कमाई हो पाई, 20 रुपए नहीं हो पाई, तब तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो सरकार ने जो सोचा और जिस विभागवार सोचा उसमें कमी कहां रह गई, इसकी समीक्षा करनी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसे कम आए हैं तो उसकी जो दिक्कत होगी वो ये दिक्कत होगी कि इससे उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाती है उसको खर्च करने के लिए सरकार के पास अपनी धनराशि कम होगी, अपने खाते में पैसे कम होंगे। या तो सरकार लोन ले, या तो सरकार केंद्र से उधार ले, या कई और एजेंसियों से वो पैसे ले, लोन ले, उधार ले, या फिर अब आने वाले वित्तीय वर्षों में अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश करे। बहुत सामान्य शब्दों में 100 रुपए सोचे गए, 100 रुपए नहीं आए, वो कमी क्यों है इसकी जांच होनी है, उसकी समीक्षा होनी है। जो शब्द लिखा गया है, समीक्षा में गड़बड़ी आती है तो शायद फिर जांच की बात आएगी। वरुण, ठीक है। सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी उत्कर्ष एक खबर और है। उत्तर प्रदेश के भारी भरकम बजट का करीब 1/4 हिस्सा बिना खर्च हुए खजाने में ही रह गया। यह स्थिति साल 2018-19 से साल 2022-23 तक अलग अलग सालों में घटती बढ़ती रही। सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अभी हम सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। उत्कर्ष, ये जो रिपोर्ट है ये कब सामने आई है और इसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए वरुण, कल ये विधानसभा के आखिरी दिन ये रिपोर्ट टेबल हुई है। तो कल रिपोर्ट है, 6 भागों में ये रिपोर्ट है। हम लोग भी लगातार कल से इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, अलग अलग तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। क्योंकि सैकड़ों पन्नों की एक एक रिपोर्ट होती है, 6 भागों में वो रिपोर्ट आई है। एक जैसा हमने बजट को लेकर रिपोर्ट पढ़ी थी, आय को लेकर, अब ये खर्च की रिपोर्ट है जिस पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं। इसको भी बहुत सामान्य शब्दों में बताऊं, 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.85 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था। खर्च हुए 5.19 लाख करोड़ रुपए, यानी जो आपने शुरू में बताया 1.65 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। अब यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ दिक्कत यह है कि जैसे पहले तो हमने कहा समीक्षा कर लीजिए, यहाँ दिक्कत यह है कि विभागों को बजट दिया गया, विभाग बजट खर्च नहीं कर पाए, यानी जमीन पर काम नहीं पहुंचे जिसके जो स्वीकृत होंगे, क्योंकि बिना स्वीकृति के बजट नहीं मिलता। आपने योजना ही नहीं बना पाए, अगर मान लीजिए बिना स्वीकृति के आपको अतिरिक्त बजट दिया गया, तो विभागों की लापरवाही की बात है, विभागों के क्रियान्वयन की बात है योजना बनाने के मामले में, कि योजनाओं से क्रियान्वयन के बीच का जो गैप है वो ये दिखाता है, और कई मामलों में योजनाओं का गैप भी दिखाता है। अगर इस तरीके से हम बात करें तो जो बची हुई धनराशि जैसा बताया गया वो लाख करोड़ में है, और वो बिल्कुल अगर बात कर ली जाए तो 1.65 ये 24.17% बचता है। तो 1/4 हिस्सा खर्च नहीं हो पाया। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ विकास हुआ, अगर पिछले एक वित्तीय वर्ष में जो कुछ योजनाएं जमीन पर हमको दिखती हैं, जो इमारतों से लेकर तमाम चीजें दिखती हैं, अगर ये बजट पूरा खर्च होता तो ये मान के चलिए वो 25% और दिखती। 1/4 हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है, और हम सब जानते हैं, सामान्य भाषा में कहा जाता है कि बजट लैप्स हो जाता है, जब वो खर्च नहीं हो पाता तो वो वापस चला जाता है। लेकिन बजट ना खर्च कर पाना अधिकारियों की योजना बनाने से लेकर उसको खर्च करने की जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसके बीच के बहुत बड़े अंतर को दिखाता है। अब सीएजी की रिपोर्ट मुझे लगता है जब और हम डिटेल में जाएंगे तो ये भी समझ आएगा विभागवार वरुण कि किस विभाग ने खर्च करने में कोताही बरती, या कौन सा विभाग है जो खर्च नहीं कर पाया, और उसके बाद ये भी समझ आएगा कि आखिर कौन सी चीजें जो जमीन पर उतरती लेकिन उसका 25% हिस्सा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। बिल्कुल। लखनऊ में, उत्कर्ष आप लखनऊ में हैं, एक वीडियो आपकी तरफ से आया, हमने हमारे चैनल पर दिखाया भी है, अमर उजाला उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर वो पूरा वीडियो है। पाकिस्तान में शियाओं की नरसंहार और आतंकवाद के खिलाफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आसिफी मस्जिद में प्रदर्शन किया गया। उत्कर्ष, ये प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था, इसके बारे में मुझे बताएं। प्रदर्शन क्यों था, क्या था, कैसे था, कौन नेतृत्व कर रहा था? इस तरीके की जो प्रदर्शन हुआ इसका उद्देश्य क्या था?
देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा, मूल उद्देश्य तो ये था कि दुनिया भर में शिया मुसलमानों पर जो एक तरीके से अत्याचार हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, जो उनकी हत्याएं हो रही है, मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसको लेकर लोगों के बीच में संदेश देना कि हो रहा है। इस तस्वीर में जो बीच में बिल्कुल हमको काले लिबास में दिख रहे हैं, दो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सफेद साफा या पगड़ी सा बांधे हुए और दूसरे काले ही जो बांधे हुए हैं। जो काली साफे को बांधे हुए वो है मौलाना कल्बे जव्वाद, वो शिया धर्म गुरु हैं और उन्होंने, जैसा वरुण आपने पूछा था, उन्होंने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। मूल उद्देश्य ये था और खास तौर पर पाकिस्तान टारगेट पर था, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ सालों में कई मुसलमानों की ही हत्याएं हुई हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक संकट में है, लेकिन लखनऊ में और अक्सर जो शिया धर्म गुरु हैं वो इस बात को कहते हैं, तमाम जो कानून इस देश में है वो उसके संदर्भ में भी ये बात कहते हैं कि जैसा हमने देखा था कि नागरिकता को लेकर कानून था या शरण को लेकर कानून था, उसमें ये बात आई थी कि अल्पसंख्यक बिरादरी को जो पाकिस्तान में या हमारे पड़ोसी देशों हैं उसको भारत आने पर नागरिकता देने में जो कानून अलग से लाया गया था, वो मांग की रहती है कि उसमें शियाओं को शामिल किया जाए, क्योंकि शिया धर्म गुरु का या शिया समाज का एक कहना है, खासतौर पर लखनऊ में जहाँ शियाओं की आबादी या तादाद ठीक ठाक है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जैसे देश में मुसलमानों में भी एक डिवीजन है और वहां पर सुन्नी मुसलमान सत्ता में है, शिया मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, उनकी हालत किसी भी अल्पसंख्यक बिरादरी से कम नहीं है। और आज जो हुआ आप देखेंगे तो पोस्टरों पर लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ वहां नारे लिखे हैं, शियाओं के कत्लेआम के नारे लिखे हैं, आतंकवाद के खिलाफ वो नारे हैं, और उसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का जो पोषित आतंकवाद है उसके भी जो शिकार हो रहे हैं हिंदुस्तान में या भारत में, तो वो आतंकी हमले करते ही करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो शिया मस्जिदों को टारगेट बनाकर, जहां शिया मुसलमान जाकर नमाज पढ़ते हैं, जहां शिया मुसलमान जाकर इकट्ठा होते हैं, वो वहां पर उनको टारगेट करते हैं। इसके अलावा जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसलिए कुछ एक पोस्टर आपको अमेरिका की भूमिका के, और अमेरिका की भूमिका पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि अमेरिका इस तरीके के नरसंहार को, और हम ये सब जानते हैं कि अमेरिका कई बार फंड देता है पाकिस्तान को, तो जो गुस्सा था वो मुख्य रूप से पाकिस्तान के खिलाफ था इन तमाम नारों में। और जैसा आपने कहा, अमर उजाला उत्तर प्रदेश में वो पूरी रिपोर्ट मौजूद है जहां वो स्पष्ट रूप से नारे सुन सकते हैं, जो इसमें पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ के मुसलमानों ने जाहिर किया है और शिया मुसलमानों ने जाहिर किया है। लेकिन उसके बाद वो गुस्सा और वो जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो अमेरिका और इजराइल को भी, उसमें वो उन देशों का भी विरोध किया गया। वरुण। बिल्कुल। उत्कर्ष, आपसे विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी जानकारी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। अमर उजाला के उत्तर प्रदेश चैनल पर, अमर उजाला उत्तर प्रदेश आप जो हमारा चैनल है वहां पर तमाम वीडियो, तमाम बहुत जरूरी वीडियो, तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों वाले वीडियो वहां आपको मिल जाएंगे, वहां आपको दिखाई देंगे, वहां आप उन्हें देख सकते हैं। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अमर उजाला उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर वहां पर हमारे कंटेंट को देखें और अपनी जो राय है वो दर्ज कराएं कि हमारा कंटेंट उन्हें कैसा लगा, हमारी खबरें उन्हें कैसी लगी, जो तमाम रिपोर्ट्स हमारे जो दूर दराज के साथी भेजते हैं, जमीनी जानकारियां जो वो मुहैया कराते हैं, वो कैसी लगती हैं, कमेंट कर जरूर अपनी राय रखें। उत्कर्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम ये जानकारी दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ, तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।